पिछले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं सार्क के बारे में और उसका सारी कंसेप्ट और साफ्टा के बारे में हम लोग समझ चुके थे। हम लोग एशिया, सार्क और साफ्टा ये 3 कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे नाटो के बारे में। कुछ बेसिक बातें जो होती हैं इससे रिलेटेड वो हम लोग को पहले चीज़ सीख लेना चाहिए, जो कि इससे इम्पोर्टेंस इसका अभी तक जो इसका इम्पोर्टेंस है पूरे यूरोप के अंदर, ये आप देख रहे हैं क्या रिलेशन है रशिया और यूक्रेन और पूरे नाटो के बीच में क्या रिलेशन है अभी देख रहे हैं। और किस तरह से जो वार का कंडीशन क्रिएट हुआ है, तो नाटो की वजह से ही जो वार का क्रिएट हुआ है उसका क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं। और आज जो चैलेंजेस है कह सकते हैं नाटो के लिए, इधर रशिया के लिए, ये नाटो, ये सारी चीज़ आप कंटिन्यूस देख रहे हैं लेकिन नहीं जानते हैं, तो फिर पहले आज जो बेसिक बातें हम लोग को समझ लेनी चाहिए, तो आपको समझ में आएगा कि इन नाटो का क्या सिग्निफिकेंस रहा है यूक्रेन और रशिया वार के बीच में। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। मैं हूं के कश्यप और प्यारा चैनल आपका IQ कश्यप। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला इंपॉर्टेंट चीज नाटो जो है ये यूरोपियन कंट्री जो है एक कॉम्बिनेशन, यूरोपियन कंट्री का कह सकते हैं मिला करके एक संस्था बनाई गई है, एक कह सकते हैं कमेटी बनाई गई जिसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं जो यूरोपियंस भी है और साथ में अमेरिकन्स भी हैं। अमेरिकन्स में हम लोग जानते हैं कि यूरोपियन कंटिनेंट और उधर नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट, ये दो ऐसे कह सकते कंटिनेंट है जिसके मेंबर्स इस नाटो में शामिल है। तो हम लोग बात करेंगे पहला चीज, ये नाटो मेंबर जो है वो कौन है, इनिशियली कितने थे और फाइनल अभी के डेट में कितने हैं, और लास्ट में कौन जुड़ा और फर्स्ट में कौन जुड़ा। पहला चीज इंपॉर्टेंट बात आप याद रखिए, नॉर्थ अटलांटिक जो ओशन है उस एरिया में रिलेटेड ये काम करती है। अब नॉर्थ अटलांटिक ओशन किधर में है, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं पूरे अटलांटिक ओशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक ओशन। तो हम लोग नॉर्थ अटलांटिक के देखेंगे तो 2 कंटिनेंट आपस में सटा हुआ आपको दिखेगा, एक तो यूरोप होगा, दूसरी तरफ होगा नॉर्थ अमेरिका होगा। नॉर्थ अमेरिका में अगर हम लोग कंटिनेंट की बात करें तो 2 इंपॉर्टेंट कंट्री है जिसको हम लोग जानते हैं USA, अमेरिका खुद, और उसके बाद में कनाडा है। तो ये 2 ऐसे मेंबर हैं जो यूरोपियन नहीं है फिर भी नाटो के मेंबर्स हैं। लेकिन उसके बाद जो भी मेंबर्स हैं कह सकते हैं 28, उसके बाद जो मेंबर्स हैं वो जो है यूरोप से बिलोंग करते हैं। मतलब पूरे नाटो के अंदर टोटल 30 मेंबर्स हैं, 2 ऐसे मेंबर्स हैं जो कि अमेरिका कंटिनेंट से, नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट से बिलोंग करते हैं। पहला चीज, नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये फुल फॉर्म इसका आपको याद रहे, याद नहीं रहेगा तो कोई जरूरत नहीं, नाटो याद रखना है, ठीक है। अब देखिएगा ये किस तरह का संस्था है, ये है इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है। ये किस लिए, इसका मेन फोकस है मिलिट्री। बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जो ट्रेड से लेकर के होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं वेलफेयर से रिलेटेड होते हैं, इकोनॉमिक्स को लेकर के होते हैं, कुछ वाटर वे को लेकर के होते हैं। लेकिन ये इस तरह का अलायंस है जो कि सिर्फ मिलिट्री का वर्क देती है, और भी काम देखती है लेकिन मेन फोकस इसका होता है मिलिट्री वर्क, ठीक है। इसमें हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 15 के बारे में, कोई क्या कहता है। पहला चीज याद रखिए कि इट इज द इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस। इसके अंदर में मेन फोकस जो होगा कि इसका मिलिट्री के ऊपर ही होता है। इसका फाउंडेशन हुआ था 4 अप्रैल 1949 को। याद रखिएगा, हम लोग जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार जो हो रहा था, जापान और दूसरी तरफ से आप कह सकते हैं कि अमेरिकन या ब्रिटेन की तरफ से जो हो रहा था, तो ये जो वर्ल्ड वार हुआ फाइनली लास्ट में अब जापान की हार हुई, और उसके कुछ ही दिन बाद जो है UN बना, UN के कुछ ही दिन बाद ये नाटो बना, ठीक है। नाटो बना 1949 में, और हम लोग जानते हैं कि UNO जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन 1945 में बना था। तो एक कुछ दिन बाद कह सकते हैं UNO का जस्ट कुछ दिन बाद में जो है ये संस्था बना, 4 अप्रैल 1949 को बना। जब ये संस्था बना उस समय इनिशियली जो है 12 मेंबर थे, मात्र 12 मेंबर थे। इस बात को यहाँ पे लिखा हुआ है, आफ्टर द वर्ल्ड वार 2 विद 12 नेशंस, विद द 12 नेशंस। ये क्या है, फाउंडिंग मेंबर्स है, ये क्या है, फाउंडिंग मेंबर्स है। तो याद रखिएगा इनिशियली जो बना हुआ था इसमें मात्र 12 ही कंट्री इसमें शामिल हुए थे, और 12 कंट्री जो है यहाँ पे मैं लिखा हूँ, ठीक है। बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, UK, ये सब जो है, एक यहाँ से देख लीजिए कनाडा को छोड़ दीजिए, तो बल्कि सब जो है यूरोप से बिलोंग करते हैं। इधर में इटली, लेजमबर्ग, नीदरबर्ग, नॉर्वे, पुर्तगाल और USA, और यहाँ से एक US को छोड़ दीजिए तो यहाँ से सभी जो भी है वो कहाँ से है, तो यूरोप से है। बल्कि ये दोनों जो है ये कौन सा, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हैं, आउट ऑफ यूरोप है। तो ये 12 जो मेंबर थे इनिशियली इसको फाउंड किए हुए थे नाटो को, ठीक है। तो अभी के डेट में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है नाटो
अमेरिका। इसमें सबसे नाटो के अंदर जो वर्चस्व चलता है, जिसका पावर चलता है, वो यूएसए का चलता है। तो याद रखने की बात है। क्यों यूएसए का चलता है? क्योंकि ये नाटो का सबसे ज़्यादा बजट जो है यूएसए ही देता है, जिसके कारण से इसका सारी बातें चलते हैं। नाटो का हेड क्वार्टर जो ब्रुसेल में है, जो कि बेल्जियम का एक कैपिटल है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका हेड क्वार्टर इंपॉर्टेंट हो सकता है। अभी के डेट में अगर हम लोग बात करें 2022, ठीक है, अभी के डेट में टोटल कितने इसके मेंबर है? तो याद रखना है टोटल 30 मेंबर्स है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि पहले कौन जुड़ा और लास्ट में। अब ध्यान दीजिएगा, नाटो को हम लोग समझ चुके हैं एट अ प्रेजेंट टाइम 30 टोटल मेंबर्स हैं। लास्ट में जो जुड़ा वो हम लोग जानते हैं कि मैसेडोनिया जो है लास्ट 2020 में जुड़ा हुआ है। लेकिन उसके पहले आपको ये बात याद रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इनिशियली जो है 12 मेंबर्स मिल करके नाटो को फॉर्म किया था। और नाटो का फॉर्म कितना? तो हम लोग जानते हैं कि 4 अप्रैल 1949 में इसको स्थापित कर दिया गया था। लेकिन उसके जस्ट कुछ दिन बाद, मतलब ये इनिशियली जितने 12 मेंबर बनाए थे, उसके बाद जो जुड़ने वाला जो कंट्री था वो था ग्रीस एंड तुर्की, जो 1952 में 1952 ईस्वी में ये जुड़ा हुआ था। मतलब इनिशियली जो 12 लोग तो मिलकर बना ही थे नाटो को, लेकिन उसके जस्ट बाद जो मिलने वाला था, बनने के बाद जो दूसरा देश मिलने वाला था वो था ग्रीस एंड तुर्की। ये याद आपको रखना है। तुर्की का भी नाम चेंज कर दिया गया, तो इतना ये भी आप जानते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा जो लास्ट में अभी जो जुड़ा हुआ है फाइनली, ये 2020 में 2020 में जो है मैसेडोनिया जुड़ा हुआ है, और इसको बोलते हैं नॉर्थ मैसेडोनिया, ठीक है। तो याद रखिएगा नॉर्थ मैसेडोनिया जो है इसका पार्ट फाइनली लास्ट में बना हुआ है, ठीक है। तो पहले कौन जुड़ा? तो ये तुर्की और ग्रीस जुड़ा, और उसके बाद अभी लास्ट में कौन जुड़ा? तो नॉर्थ और मैसेडोनिया, इसका नॉर्थ मैसेडोनिया इसका पार्ट बना हुआ है। कब बना हुआ है वो भी ठीक है। अब देखिएगा, हम लोग जानते हैं कि फ्रांस जो है फाउंडिंग मेंबर है। यहाँ पे देखिएगा फ्रांस क्या है? फाउंडिंग मेंबर है। लेकिन ये क्या हुआ, कुछ कारणवश ये 1966 में 1966 ईस्वी में ये अपने आप को नाटो से अलग कर लिया। लेकिन कुछ दिन बाद इसको फिर से क्या समझ में आया, फिर से ये पार्ट बन गया। आप याद रखेंगे ये फ्रांस जो है फिर से रिटर्न किया 2009 में, 2009 में फिर से आ करके ये नाटो का मेंबर बना। तो ये एक ऐसा ही कंट्री है, एक ऐसा कंट्री है जो छोड़ा और फिर से रिटर्न इसमें शामिल हुआ था, तो फ्रांस ही था। तो याद रखिएगा फ्रांस के बारे में। इसका मेन जो नाटो का मेन जो चीज है जिस पे फोकस होता है सभी लोग का, वो है इसका आर्टिकल नंबर 15। तो आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 15 कहता है कि अगर किसी एक देश पे, जैसे इसके 30 मेंबर्स हैं, अगर मान लीजिए किसी एक देश के ऊपर अगर कोई कंट्री दूसरे कंट्री अटैक करता है, तो पूरे 30 कंट्री के ऊपर अटैक माना जाएगा, और 30 कंट्री जो है मिल करके उसका सामना करेंगे जो अटैक किया है। अब समझिएगा अभी के डेट में क्या सिचुएशन क्रिएट हुआ है रसिया और यूक्रेन के बीच में। हम लोग जानते हैं कि पहले रसिया का पार्ट यूक्रेन हुआ करता था। अब यूक्रेन अभी के डेट में इंडिपेंडेंस था, लेकिन अभी के डेट में क्या चल रहा है आप अच्छी तरह से जान रहे हैं। ये यूक्रेन जो है फाइनली ये कह चुका था कि मैं नाटो का मेंबर बनूंगा। अब समझिएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नाटो जो फॉर्म हुआ है अगेंस्ट कह सकते हैं रशियन की वजह से ही, ये रशिया की वजह से ही ये नाटो फॉर्म हुआ था। अब क्या हुआ, नाटो का एक्सटेंशन लगभग नजदीक के पास में आ जा रहा, किसके? रशिया के नजदीक के पास में आ जा रहा था, जिसके कारण से रसिया इसके यूक्रेन के ऊपर अटैक करता है और बहुत सारे कंडीशन डालता है। वो अच्छी तरह से आप जानते हैं क्या क्या कंडीशन डाले हुआ है। तो मेन रीजन जो अभी जो सिचुएशन खराब हुआ है यूक्रेन रशिया के बीच में, वो मेन सिचुएशन, मेन कंडीशन, मेन कारण जो होता है वो नाटो ही है। तो ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अब देखिएगा, ये तो यूक्रेन जो है अब फाइनली कह चुका था कि मैं पार्टिसिपेट करूंगा किसके अंदर? तो नाटो के अंदर मैं एक मेंबर बन जाऊंगा। मतलब अगर ये बनता तो 31 नंबर मेंबर यही होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये अटैक हो गया। जो ही इसको नाटो का मेंबर बनने के लिए ये अपने आप को कहा कि मैं नाटो का मेंबर बनूंगा, उसके रशिया अटैक कर दिया किसके? यूक्रेन के ऊपर। अभी तक देखिएगा यूक्रेन जो है नाटो का मेंबर नहीं बना था, इसलिए रशिया इसके ऊपर अटैक कर लिया। अगर रशिया अटैक किया तो नाटो इसमें शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि यूक्रेन इसका पार्ट नहीं है। अगर पार्ट रहता तो पूरे 30 कंट्री इसमें सहायता करने आ जाते हैं यूक्रेन का, लेकिन अभी के सिचुएशन ऐसा नहीं है, इसलिए एक कोई कंट्री इसके पास नहीं आते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि मेन इसका एम क्या था और क्या। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि एक्चुअल इन नाटो का एम क्या था। इसको अगर फाउंड किया गया तो क्या रीजन रहा और क्या इसका सिचुएशन है अभी तक, हम लोग इसमें बात करते हैं। पहला चीज आप समझते हैं, पहले
एम, इसका एम क्या था? तो ये फर्स्ट एम यहाँ पे लिखे हैं। मेन एम तो आप समझ चुके आर्टिकल 15 वो था, और उसके बाद कुछ ऐसे हैं जो कि हम लोग को कुछ बातें याद रखनी पड़ेंगी। जैसे फर्स्ट में द नाटोज पर्पोज इज द गारंटी एंड द फ्रीडम एंड सिक्योरिटी। कौन चीज का गारंटी देगा, किस चीज का होगा? तो याद रखने की बात है कि ये सिक्योरिटी और फ्रीडम की बात करता है। कोई भी कंट्री क्या चाहता है? तो पहला चीज फ्रीडम होनी चाहिए, एक्सटर्नल फ्रीडम होना चाहिए, इंटरनल फ्रीडम होना चाहिए, उसमें कोई भी दूसरे कंट्री का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। तो नाटो भी उसी चीज को देता था कि भाई आप फ्रीली अपना काम कर सकते हो, उसमें दूसरा कंट्री कोई इंटरफेयर नहीं करेगा ऑफ इट्स मेंबर एंड थ्रू द पॉलिटिकल्स एंड मिलिट्री। उसके बाद भी किस तरह का पॉलिटिकल्स भी हेल्प करेगा इसमें, और साथ में मिलिट्री भी क्या करेगा, हेल्प करेगा। अगर एक कंट्री को किसी तरह का पॉलिटिकल्स हो सकता है शेयरिंग शुरू हो जाए, या फिर मिलिट्री का जरूरत पड़ता है, तो भी वो हेल्प करेगा। पूरे नाटो के मेंबर्स एक दूसरे को हेल्प करेंगे। ये सारी कहानी इसके अंदर चल रही थी। उसके बाद यहाँ पे याद रखिएगा कि फ्रांस, यूके और यूएसए 3 ऐसे मेंबर्स हैं जो पूरे 30 कंट्रीज के अंदर में जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है। ठीक है, तो कितने कंट्री है जिसके पास में न्यूक्लियर वेपन है? तो 3 कंट्री है, फ्रांस, यूके और यूएसए आर न्यूक्लियर पावर नेशन एमंग द नाटो। नाटो के अंदर 3 ऐसे मेंबर है जो कि कौन चीज है, इसके पास न्यूक्लियर पावर है। तो इसको आपको याद रखना है। नाटो इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव डिफेंस। कौन चीज को? एक कलेक्टिव डिफेंस के ऊपर उस प्रिंसिपल पे काम करती है जो कि आर्टिकल नंबर 15 कहता है। आर्टिकल नंबर कौन कहता है? 15 कहता है। तो ये इसका पर्पस, 15 क्या कहता है आप जान चुके हैं। ठीक है, तो ये है इसका मेन। चलिए पहला चीज इसमें इसका प्रेजेंट कंडीशन क्या है इसको समझ लेते हैं। देखिएगा प्रेजेंट कंडीशन में ये नाटो है, एक तो पहला चीज ये पावरफुल तो है क्योंकि 30 मेंबर्स और ऐसे मेंबर्स है यूरोप के जो कि पावरफुल भी है, जीडीपी के मामले में करे या फिर मिलिट्री के मामले में करे, ये अच्छे खासे लोग हैं। प्रेजेंट में ये जो है क्योंकि ये बना हुआ था रसिया के अगेंस्ट में बना था, मतलब ईस्ट जो भी यूरोपियन नेशंस उसके अगेंस्ट कह सकते हैं, फाइनली पूरा नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो बनने का मेन रीजन था इसका था कि कैसे सेफ्टी अपनी कंट्री यूरोपियन जो भी इसके मेंबर है उसको सेफ्टी किया जाए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये जो है रशिया जो नाटो जो है रशियन और यूरोपियन कंट्री को दूर भगाने में ये अभी तक सक्षम रहा है और इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो कह सकते हैं नाटो से जो है यूरोप का ये जो ईस्ट यूरोपियन नेशन है वो धीरे धीरे से डरना शुरू किए हैं। फिर रशिया का भी कह सकते हैं कुछ इससे भय है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अभी के कंडीशन में पोलैंड के आसपास अटैक किया लेकिन उसके ऊपर नहीं गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पोलैंड जो है नाटो के मेंबर है। हम लोग बात करेंगे इसमें। देखिएगा अब देखिएगा दूसरा, फर्स्ट वही कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है कि नाटो मेंबर जो है वो चाइना से कुछ ज़्यादा ही खौफा रहता है, क्योंकि चाइना का जो एक्सपेंड करने का जो कंडीशन उसका प्रिंसिपल जो चलता है उसको लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं। तो यहाँ पे लिखे हैं इसी बात को, फॉर मोस्ट नाटो मेंबर्स द प्राइमरी कंसर्न नाउ इज द एक्सपेंशनिस्ट एम्बिशन ऑफ द चाइना। क्योंकि हम लोग जानते हैं चाइना का जो दुश्मनी चलता है वो लगभग पूरे पड़ोसी कंट्री के साथ में चलता है। इंडिया के साथ चलता ही है, उसके बाद ताइवान के साथ में खूब जम के चलता है, जापान के साथ में चलता है। जापान हम लोग जानते हैं क्योंकि जापान के अंदर में पूरा यूएसए का ही आर्मी है, सबसे बड़ा वहाँ पे जो कह सकते हैं आर्मी फौज जो खड़ा हुआ है यूएस का, जो कि जापान में ही है। तो ये सब क्योंकि यूएस ही इसको हेड कर रहा होता है, तो यूएस के अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो पूरे नाटो का कह सकते हैं कि प्रॉब्लम होने वाला है। तो इसको लेकर जो जिस तरह से अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है उसको लेकर के भी नाटो के लिए एक चिंता का विषय हो सकता है, जो कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक्सपेंड ऑक्साइड चीन में कह सकते हैं जो इंडिया के साथ में रिलेशन जिस तरह से खराब चल रहा है। तो ये सारी चीज़ को लेकर के ज़्यादा कंसर्न रहती है नाटो मेंबर। उसके बाद में नॉर्थ कोरिया को लेकर के, नॉर्थ कोरिया भी देख रहे हैं कि अभी के डेट में जिस तरह से ये अपना वर्क कर रहा है पूरे कह सकते हैं वर्ल्ड के अंदर में, जो कि जहाँ पे कोई रूल ही नहीं है कि किस तरह से कंट्री को चलाना है या फिर कैसे दूसरे कंट्री के साथ में कंसर्न करना है और कैसे किसी कंट्री से मिल करके चलना है। जो भी यूएसए जो भी इसके ऊपर पेनाल्टी डालता है उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये कह सकते हैं कि जितना वर्क इसकी ग्राउंड लेवल पे फूड के लिए करना चाहिए उतना ये हथियार पे कर रहा है। तो ये भी इसके लिए कह सकते हैं कि प्रेजेंट सिचुएशन नाटो के लिए खासकर, क्योंकि जापान के जस्ट बगल में ही नॉर्थ कोरिया है, तो वहाँ पे यूएसए का क्योंकि वहाँ पे भागीदारी है तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ये रहता है, उसके साथ में कन्फ्लिक्ट का ज़्यादा क्रिएशन रहता है। तो ये इसका प्रेजेंट सिचुएशन इसके साथ में कुछ अच्छा खासा नहीं है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इसका क्या क्या समझेगा, नाटो का जो चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं। चैलेंजेस वो सारे कंट्री होंगे जो
नाटो के मेंबर से दुश्मनी होगा। जैसे फर्स्ट में समझिएगा, सब फर्स्ट चैलेंजेस जो लिखे हैं, क्योंकि हम लोग जान चुके हैं कि नाटो का सबसे ज़्यादा उसका बजट जो देने वाला है यूएसए है। अगर सबसे ज़्यादा जो बजट देता है तो उसका काम भी उसी की तरह चाहेगा जो अपना बजट देगा। जैसे अगर जो यूएसए सबसे ज़्यादा बजट देता है तो अपने तरह से ये नाटो को चलाने का प्रयास करेगा। तो ये एक चैलेंजेस है नाटो का कि किस तरह से कंट्रीब्यूट किया जाए सभी लोग के बीच में, या फिर कह सकते हैं कि यूएसए इतना पावरफुल है, जो भी इसके मेंबर्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल कह सकते हैं अभी के डेट में यूएसए है। और ये लगभग 22% पूरे नाटो का जो बजट है उसका 22% ये सिर्फ यूएसए देता है। तो कह सकते हैं कि जो नाटो के अंदर जो मोनोपोली चल रहा है, कह सकते हैं मोनोपोली वर्ड यूज कर सकते हैं, एक इसका यूएसए का चल रहा है, जो कि पूरे हैंडल करके रखता है। कौन? तो यूएसए कर रहा है। क्यों कर रहा है? तो कहानी आप समझ पा रहे हैं कि ये लगभग 22% पूरे बजट का देता है और ये बहुत बड़ा अमाउंट है। दूसरा चीज, आर्मी की बात करें तो यूएसए का जो आर्मी है सबसे ज्यादा भागीदारी नाटो के अंदर में है। तो आर्मी के ऊपर एक्सपेंस हो इसका, या फिर इसमें टोटल बजट जितना आ रहा है उस पर इसका टोटल एक्सपेंडिचर हो, सबसे ज़्यादा है। तो ये एक चैलेंज हो सकता है नाटो के लिए, क्योंकि अगर एक ही चीज़ का मोनोपोली हो जाएगा तो और सब कंट्री क्या करने वाले हैं। तो ये पहला चैलेंज है। दूसरा कहानी आप याद रखिएगा, बहुत सारे ऐसे कंट्री अभी के डेट में हैं, आप समझिएगा, अभी तो यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वार हुआ उसके वजह से कुछ कंडीशन खराब हुए हैं, लेकिन कुछ दिन पहले तक many NATO nations now want to reset the relation with the Russia। ये रशिया से बहुत सारे ऐसे मेंबर्स थे, जैसे पोलैंड हम लोग जानते हैं कि अभी पार्ट है किसका? नाटो का। तो चाहता था कि रशिया के साथ में अपना ट्रेड एग्रीमेंट अच्छा से हो और रिलेशन को अच्छा से एस्टैब्लिश करे। तो बहुत सारे ऐसे कंट्री है जो रशिया के साथ में अच्छा रिलेशन बनाने का प्रयास कर रहे थे, या फिर अभी भी हो सकता है कि ये सारी कहानी खत्म हो जाए, यूक्रेन के जो भी कहानी है, तो फिर से चाहे कि अपना री एस्टैब्लिश करे रिलेशनशिप बिटवीन रशिया एंड नाटो, कह सकते हैं। तो ये सारी कहानी, एक तो ये नाटो के लिए ये भी क्या है चैलेंजेस है, क्योंकि रशिया के अगेंस्ट में ही सारी कहानी चल रही थी। अब दूसरा चीज है क्या, तो ये तीसरा चीज है कि यूक्रेन, रशियन और यूक्रेन वार के बीच में नाटो का भी एक चैलेंज ये है, क्योंकि अभी तक तो यूक्रेन जो है पार्ट नहीं है नाटो का, लेकिन मे भी अगर बन जाता तो बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता था किसके लिए? नाटो के। और इसके वजह से यूक्रेन और रशिया वार के वजह से नाटो का जो कह सकते हैं जो पावर है वो धीरे धीरे से कमजोर महसूस हुआ है। जैसे कि जिस तरह से फिनोमेनास पूरे यूक्रेन और रशिया के बीच में जो अमेरिका जो रुख रहा है उसको देख करके आपको पता चलता है। उसके बाद में यहाँ पे लिखे हैं कि रशिया क्लोजनेस विद द तुर्की एंड द हंगरी इज द इंक्रीजिंग डे बाय डे। रशियन जो भी रशिया का जो इंक्रीजमेंट जो कैसे टूवर्ड टिल्टेड जो है, अब धीरे धीरे से क्या हो रहा है, हंगरी और तुर्की की तरफ धीरे धीरे से अच्छा सा अग्रसर हो रहा है, जिसके कारण से ये भी नाटो की तरफ चैलेंजेस हो सकता है, क्योंकि ये हंगरी और तुर्की यूरोप के अंदर बहुत अच्छा पोजीशन रखते हैं और ये कह सकते हैं कि अच्छा स्ट्रेटेजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं नाटो के लिए। तो ये भी एक इसके लिए चैलेंजेस हो सकते हैं। तो ये सारी बहुत सारे और भी चैलेंजेस हो सकते हैं, लेकिन इतने पे कम से कम फोकस होनी चाहिए ताकि अपना बेसिक क्लियर हो सके। आई होप इसमें आपको ये समझ में आ गया होगा कि नाटो क्या है और नाटो का एक्चुअल वर्क क्या है और अभी के सिचुएशन में ये क्या कर रहा है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे नए संस्था के साथ में। इसमें इतना ही, जब तक जय हिंद जय भारत।